दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। सभी खबरें सेलेक्टेड और काम की, कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो जानिए आज के ताजा अपडेट। वहीं पहली बड़ी खबर, टीएमसी के चारों नेता रहेंगे हाउस अरेस्ट, कोलकाता हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। जी हां दोस्तों, नारदा स्टिंग मामले में तृणमूल कांग्रेस को राहत मिलती नहीं दिखाई दे रही। कोलकाता हाईकोर्ट ने अपने फैसले में तृणमूल कांग्रेस के चारों नेताओं को हाउस अरेस्ट रहने का आदेश दिया। यह फैसला कोलकाता हाईकोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल और न्यायमूर्ति अरिजीत बनर्जी की पीठ ने सुनाया है। हालांकि हाईकोर्ट की यह बेंच फैसला सुनाने को लेकर बटी हुई दिखाई दे रही है। अरिजीत बनर्जी टीएमसी नेता सुब्रत मुखर्जी, मदन मित्रा, फिराद हकीम और पार्टी के पूर्व नेता शोभन चटर्जी का जमानत देने के लिए सहमत थे, लेकिन कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल इसके खिलाफ थे। अगली बड़ी खबर, प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को लिखा पत्र, इलाज के लिए मुआवजा, बिजली की दरें, स्कूल फीस और टैक्स छूट की उठाई मांग। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, उत्तर प्रदेश की प्रभारी प्रियंका गांधी ने कोविड महामारी को लेकर बृहस्पतिवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा है। उन्होंने पत्र में 5 विषयों पर अपनी बात कहते हुए सुझाव दिए और कुछ मांग भी रखी है। उन्होंने नसीहत देते हुए लिखा है, सरकार को अपनी नीतियों में करुणा, हमदर्दी और मदद का स्पर्श देने की जरूरत है। प्रियंका ने कहा कि जनता को बुरे हालात में छोड़ने के बजाय जन कल्याणकारी कदम उठाए जाएं। प्रियंका ने मध्यम वर्ग के लोगों की समस्याओं के साथ इलाज के लिए कर्ज ले रहे लोगों को मुआवजा देने की मांग की है। उन्होंने महंगाई कम करने के उपाय और बिजली की दर न बढ़ाने की मांग की है। व्यापारियों और दुकानदारों को तत्काल राहत भी मांग की है। वहीं प्रियंका ने लिखा कि दूसरी लहर ने जनसाधारण को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जबकि व्यवस्था की ढुलमुल तैयारियों के चलते जनता को असहनीय पीड़ा उठानी पड़ी है। सरकार की कोई प्लानिंग नहीं थी। विभिन्न वर्गों की ओर से ध्यान दिलाते हुए उन्होंने कहा कि आपकी सरकार आगे बढ़कर कुछ जन कल्याणकारी कदम उठाए, जिससे लोगों को परेशानियों से थोड़ी राहत मिल सके। अगली बड़ी खबर, कोरोना से जान गंवाने वालों के परिवार को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऐलान। जी हाँ दोस्तों, मध्य प्रदेश में कोरोना की दूसरी लहर से जान गंवाने वाले लोगों के परिवार को राज्य सरकार 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार रात बीजेपी विधायकों के साथ चर्चा की है। चर्चा में यह ऐलान किया। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि आज मैं विधायक मित्रों से कह रहा हूं, हम आज एक और व्यवस्था कर रहे हैं। वह व्यवस्था है, इस दूसरी लहर में कोविड-19 के कारण जिस परिवार में मृत्यु हुई, उस परिवार को 1 लाख रुपए की अनुग्रह राशि दी जाएगी। आखिर उनके घर संकट आया है, परेशानी आई ही है। हम केवल सहानुभूति देकर नहीं रह सकते, वो हमारे अपने लोग हैं, उनका दर्द हमारा कष्ट है। उन्होंने कहा कि कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं पाए। परिवार का तो नुकसान हो गया, लेकिन 1 लाख रुपए उन परिवारों को अनुग्रह राशि दी जाए। अगली बड़ी खबर, संबित पात्रा के टूल किट ट्वीट पर ट्विटर का एक्शन, बताया गुमराह करने वाला ट्वीट। जी हां दोस्तों, कोरोना वायरस के संकट काल में जिस कथित टूल किट मामले को लेकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी आमने सामने थी, उस पर ट्विटर में बयान जारी किया और उसे मैनिपुलेटेड मीडिया बताया। बता दें कि 18 मई को भाजपा नेता संबित पात्रा ने एक ट्वीट कर कांग्रेस पर टूल किट तैयार करने का आरोप लगाया था। वहीं संबित पात्रा के उस ट्वीट पर अब ट्विटर ने एक्शन लिया है, उसे तथाकथित रूप से गलत बताया। संबित पात्रा ने 18 मई को एक ट्वीट किया था, जिसमें उन्होंने दावा किया था कि कांग्रेस पार्टी एक टूलकिट के जरिए कोरोना संकट के बीच प्रधानमंत्री मोदी की छवि को बिगाड़ने का काम कर रही है। अगली बड़ी खबर, किसानों की मौत पर भाकियू ने कहा कि किसान बचेंगे ही नहीं तो आंदोलन कौन करेगा। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि कोरोना वायरस के चलते 2 आंदोलनकारी किसानों की मौत होने के बाद भारतीय किसान यूनियन ने आंदोलन स्थगित करने की अपील की है। यूनियन के प्रवक्ता भोपाल सिंह ने कहा, देश बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है, कुछ दिनों के लिए हमें आंदोलन स्थगित कर देना चाहिए। किसान कोरोना से मर रहे हैं, वहीं किसान ऐसे ही मरते रहे तो कौन आंदोलन करेगा। मुश्किल हालात में उनके जीवन का संकट है। किसान बचे रहेंगे तभी हम अन्नदाता कहलाएंगे। हम तभी अन्नदाता कहलाएंगे जब हम अपनी फसल और जान बचा पाएंगे। उन्होंने कहा कि हम भविष्य में आंदोलन करेंगे, लेकिन अभी स्थिति ठीक नहीं है। इस कठिन समय में हमें देश के साथ रहना चाहिए। पंजाब के पटियाला निवासी 50 वर्षीय सरदार बलबीर सिंह और लुधियाना के 70 वर्षीय सरदार महेंद्र सिंह का निधन कोरोना से मंगलवार को हो गया था। ये लोग सिंगू बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे किसान के समूह में थे। जी हां दोस्तों, किसान नेता टिकैत ने कहा, जब तक सरकार न्यूनतम समर्थन पर कानून नहीं बनाती और किसानों के सभी मसलों पर बातचीत नहीं करेगी, तब तक किसान यहां से नहीं जाएगा, वह यहां डटा रहेगा। कोरोना का रास्ता अस्पताल जाता है और किसान का रास्ता संसद जाता है, दोनों के रास्ते अलग हैं। अगली बड़ी खबर, भगवंत मान का आरोप, पंजाब सरकार नहीं कर पा रही कोरोना पीड़ितों की मदद। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी सांसद भगवंत मान ने गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है, कोरोना महामारी के कारण पंजाब के लोग डर के साए में
समय व्यतीत कर रहे हैं, परंतु कोरोना के संकट में कैप्टन और बाकी कांग्रेसी लोगों की बाजू पकड़ने की बजाय एक दूसरे की बाजू मरोड़ने में व्यस्त हैं। इसका खामियाजा पंजाब की जनता को भुगतना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि एक तरफ दिल्ली सरकार कोरोना महामारी के कारण बेसहारा होने वाले बच्चों को 2500 रुपए प्रति माह सहायता राशि देने का फैसला कर रही है, वहीं पंजाब सरकार युवाओं के लिए कोई भी योजना पेश करने में नाकाम रही है। मान ने आरोप लगाया कि दिल्ली सरकार कोरोना के साथ मौत हो जाने पर 50,000 रुपए मुआवजा दे रही है, जबकि पंजाब सरकार ने अब तक ऐसी कोई योजना की घोषणा तैयार नहीं की जिससे लोगों को राहत दी जा सके। उन्होंने कहा कि जो आपका सरकार बुरे समय में भी अपनी जनता के साथ खड़ी नहीं रह सकती, उसे शासन में बने रहने का कोई भी अधिकार नहीं है। अगली बड़ी खबर, भवानीपुर सीट से ममता बनर्जी लड़ेंगी उपचुनाव, शोभनदेव चट्टोपाध्याय आज देंगे इस्तीफा। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बड़ी खबर सामने आई है। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीपुर से चुनाव लड़ सकती हैं। भवानीपुर से विधायक शोभनदेव चट्टोपाध्याय आज अपना इस्तीफा सौंपने जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में ममता ने अपनी सीट भवानीपुर छोड़कर शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ नंदीग्राम से चुनाव लड़ा था, जिन्हें वहां पर हार का सामना करना पड़ा। वहीं सूत्रों की माने तो शोभनदेव चट्टोपाध्याय को टीएमसी राज्यसभा भेज सकती हैं। वहीं बता दें कि विधानसभा चुनाव से ठीक पहले शुभेंदु अधिकारी ने टीएमसी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की थी। 2016 के चुनावों में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम सीट पर लेफ्ट के उम्मीदवार को बड़े अंतर से हराया था। अब 2021 में शुभेंदु टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी को 1953 मतों से हरा दिया। अगली बड़ी खबर, एशिया के दूसरे अमीर शख्स बने गौतम अडानी, जाने कितनी है उनकी नेटवर्थ। जी हां दोस्तों, भारत के दिग्गज उद्योगपति गौतम अडानी ने चीन के झोंग सांसान को पछाड़कर एशिया के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। ब्लूमबर्ग बिलियन वर्ड्स इंडेक्स के मुताबिक संपत्ति के मामले में गौतम अडानी ने चीन के झोंग सांसान को पीछे छोड़ दिया और उनका स्थान ले लिया। बताया जा रहा है कि बीते महीने अडानी समूह के कंपनियों के शेयरों ने जबरदस्त तेजी दिखाई, जिसके कारण गौतम अडानी के साथ में सुधार आया और वे एशिया के दूसरे सबसे अधिक अमीर शख्स बन गए। बता दें कि ब्लूमबर्ग की लिस्ट में गौतम ने अपनी जगह 14वें स्थान पर बना ली है, वहीं 13वें स्थान पर मुकेश अंबानी हैं। अगली बड़ी खबर, संत समिति ने कहा टूल किट के जरिए बहुसंख्यकों को बदनाम कर रही कांग्रेस। जी हां दोस्तों, टूल किट पर कांग्रेस व भाजपा के बीच जारी सियासी वार पलटवार में अब अखिल भारतीय संत समिति भी शामिल हो गई है। समिति के राष्ट्रीय महामंत्री स्वामी जितेंद्र नाथ सरस्वती ने कहा है, टूल किट में साफ तौर पर निर्देश दिया गया कि कुंभ मेले को कोरोना सुपर स्प्रेडर के रूप में प्रचारित करना है। इसी कारण कुंभ मेले के खिलाफ लगातार अभियान छेड़ा जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि इससे पहले इसी कांग्रेस ने अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की नीति के तहत हिंदू आतंकवाद को गढ़ने की बेशर्म कोशिश की है। उन्होंने कहा कि दलीय राजनीति में विभिन्न पार्टियां एक दूसरे पर आरोप लगाने के लिए स्वतंत्र हैं, मगर इस आरोप प्रत्यारोप में धर्म को निशाना बनाकर सियासी हित साधने की कोशिश न करें। उन्होंने चेतावनी दी है, अगर भविष्य में ऐसा हुआ तो संत समाज कांग्रेस के खिलाफ आंदोलन करेगी। अगली बड़ी खबर, कोरोना वायरस पर डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हुए पीएम नरेंद्र मोदी, कहा वायरस ने अपनों को छीना। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वाराणसी के डॉक्टरों और फ्रंटलाइन वर्करों से बातचीत की है। इस दौरान डॉक्टरों से बात करते हुए भावुक हो गए और कहा कि महामारी ने हमने कई अपनों को खो दिया, मेरी उन सभी को श्रद्धांजलि। डॉक्टर और फ्रंटलाइन वर्कर्स से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा, मैं काशी का एक सेवक होने के नाते हर एक काशी वासी का हृदय से धन्यवाद देता हूँ। विशेष रूप से हमारे डॉक्टर्स, नर्सेज, वार्ड बॉयज और एम्बुलेंस ड्राइवर्स ने जो काम किया है वो वाकई सराहनीय है। अगली बड़ी खबर, असम के सीएम हिमंत बिस्वा शर्मा बोले, रोजाना 1 लाख लोगों को टीका लगाने की क्षमता, लेकिन यह संभव नहीं। जी हाँ दोस्तों, असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा ने बृहस्पतिवार को कहा, राज्य में टीकों की कमी के कारण प्रतिदिन 50,000 लोगों को ही कोरोना वायरस रोधी टीका लगाया जा रहा है, जो इसकी टीकाकरण क्षमता का आधा है। शर्मा ने कहा कि सरकार उम्मीद कर रही है अगले महीने से टीके की उपलब्धता सुधरेगी और जुलाई अगस्त में इसका पर्याप्त भंडार होगा। उन्होंने एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, असम में हमने अब तक लगभग 35 लाख लोगों को टीका लगाया है। हमारे पास प्रतिदिन 1 लाख लोगों को टीका लगाने की क्षमता है, लेकिन हम केवल टीकों की कमी के कारण प्रतिदिन लगभग 50,000 टीका लगा रहे हैं। वहीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन आंकड़ों के मुताबिक पिछले 3 दिनों में राज्य में टीका लेने वालों की संख्या में धीरे धीरे कमी आ रही है। वहीं शर्मा ने कहा, हालांकि हमें उम्मीद है भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदमों के कारण अगले महीने से स्थिति में सुधार होगा। जायडस टीका प्रक्रिया में और स्पुतनिक पहले ही आ चुका है, इसलिए मुझे उम्मीद है जुलाई अगस्त तक हमारे पास पर्याप्त टीके होंगे। मुख्यमंत्री ने कहा, पूरा देश टीके की कमी से जूझ रहा है।
अगली बड़ी खबर, केंद्रीय आवासन एवं शहरी मंत्री हरदीप पुरी ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास नहीं, सिर्फ नए संसद भवन और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू पर हो रहा काम। जी हां दोस्तों, सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट पर विवाद के बीच केंद्रीय आवासन एवं शहरी मामलों के मंत्री हरदीप पुरी ने विपक्षी आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा है कि इस परियोजना में महज 1300 करोड़ रुपए की परियोजना पर काम हो रहा है। इनके ठेके 2019 में ही बुला लिए गए थे। इनमें लगभग 900 करोड़ रुपए की लागत वाला नया संसद भवन और 400 करोड़ रुपए की लागत से विकसित होने वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू शामिल है। पुरी ने कहा कि अगर परियोजना का काम रोका जाता है तो इससे सैकड़ों मजदूर और कर्मचारी प्रभावित होंगे। हरदीप पुरी ने कहा, वर्चुअल माध्यम से चुनिंदा पत्रकारों से चर्चा करते हुए कहा कि विपक्ष नए प्रधानमंत्री आवास को लेकर जो हल्ला मचाया जा रहा है और जिसे मोदी महल का नाम दिया जा रहा है, वह अभी कहीं भी नहीं है। वहीं अभी केवल सेंट्रल विस्टा परियोजना के 2 प्रोजेक्ट पर काम हो रहा है, जिनको आजादी की 75वीं सालगिरह के मौके पर 2022 तक पूरा करना था। इसमें नया संसद भवन, जिसकी लागत लगभग 900 करोड़ रुपए है, और राजपथ की दोनों ओर विकसित होने वाला सेंट्रल विस्टा एवेन्यू, जिसकी लागत लगभग 400 करोड़ रुपए पर ही काम जारी है। अभी तक केवल इन दोनों परियोजनाओं के ही ठेके हुए हैं। इसके अलावा केंद्रीय सचिवालय के लिए 3 भवनों के निर्माण के टेंडर की प्रक्रिया शुरू की है। अगली बड़ी खबर, चुनावी हार वाले राज्यों में बढ़ रही कांग्रेस की मुश्किलें, पार्टी को एनसीपी पर होने लगा शक। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की मुश्किलें 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव में हार के बाद बढ़ती जा रही हैं। पार्टी जहां एक तरफ पंजाब और राजस्थान में अंदरूनी कलह से जूझ रही है, वहीं यूपी के घटदल भी काफी पार्टी को कमजोर करने का मौका नहीं छोड़ रहे। घटक दलों के इस कदम से कांग्रेस उन राज्यों में अपना दबदबा खो सकती है जहां पर वह गठबंधन में सबसे बड़ा दल है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने चुनाव से पहले कांग्रेस में आए पीसी चाको को केरल प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी है। कांग्रेस एनसीपी के इस कदम को शक की निगाह से देख रही है। कांग्रेस में रहते हुए पीसी चाको ने संगठन में कई अहम जिम्मेदारियां संभाली हैं। ईसाई समुदाय में उनकी अच्छी खासी पकड़ है। ऐसे में कांग्रेस के लिए अपना परंपरागत वोट बचाए रखना चुनौती होगी। ज्यादातर ईसाई मतदाता कांग्रेस को वोट करते रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। कृपया वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।